आज हम जिस कहानी की तह तक जाएंगे ना, वो सच में रातों की नींद उड़ा देने वाली है। सोचिए 1960 के दशक के उस बॉम्बे के बारे में जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, जब एक अकेले शख्स ने पूरे शहर को लिटरली पैरालाइज कर दिया था। हम बात कर रहे हैं रमन राघव की, एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तानी जुर्म की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया। 8-9 दशक पुरानी ये कहानी आज भी हमारे पॉप कल्चर और फिल्मों पर हावी है। तो आइए शुरू से समझते हैं इस पूरे रहस्य को। अब सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल ये आता है दिमाग में, आखिर क्या चीज किसी इंसान को इतना बेरहम हत्यारा बना देती है? आमतौर पर होता क्या है, क्राइम के पीछे पैसे, दुश्मनी या बदला होता है, राइट? लेकिन यहाँ मुद्दा बिल्कुल अलग था। एक आम सा दिखने वाला इंसान हथियार उठाता है और बेकसूर चैन से सोते हुए लोगों पर बार बार हमला करता है, बिना किसी ट्रेडिशनल मोटिव के। एक पूरे शहर को आतंकित करने वाले शख्स के पास कोई साधारण इरादा था ही नहीं। और सच कहूं तो यही बात इस केस को और भी ज्यादा भयानक बनाती है। आपने शायद अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0 देखी होगी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा स्टाइलिश, मॉडर्न और चालाक कॉपीकैट किलर बने हैं। लेकिन सिनेमा और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली रमन राघव कोई स्टाइलिश या आकर्षक मुजरिम बिल्कुल नहीं था। रियलिटी में वो एक बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहने सड़कों पर घूमने वाला एक बेघर इंसान था, एकदम वेग्रेंट। और पता है, उसके इस भिखारी जैसे रूप ने ही उसे लोगों की नजरों से बचाकर रखा, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये बेचारा सा दिखने वाला आदमी इतना भयानक कातिल हो सकता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह पूरा सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ? 1929 में साउथ इंडिया में पैदा हुआ रमन राघव 1950s के आसपास बॉम्बे आया, एक मिल वर्कर बनकर। लेकिन वक्त के साथ साथ वो चोरी चकारी के रास्ते पर निकल पड़ा। 1965 आते आते ये छोटी चोरियां एक भयानक रूप ले चुकी थी और हत्याओं की पहली लहर शुरू हुई। उसे शक के आधार पर पकड़ा भी गया था, लेकिन ठोस सबूत थे नहीं, तो शहर से बाहर निकाल दिया गया। फिर 1968 में वो वापस लौटा और आतंक का एक दूसरा दौर शुरू किया, जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब ध्यान से सुनिए कि इसका तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी क्या था। निशाने पर कौन थे? झुग्गी झोपड़ियों या फुटपाथ पर गहरी नींद में सोते हुए बेबस लोग। ये आदमी अंधेरे में दबे पांव आता और अपने साथ रखी एक धारी लोहे की रॉड, जो बेसिकली गाड़ियों का एक एक्सेल होती थी, उससे उनके सर पर जानलेवा प्रहार करता था। और इतना सब करने के बाद वो चुराता क्या था? सिर्फ कुछ बीड़ी, माचिस या चंदाने। मतलब इन हत्याओं का कोई ट्रेडिशनल लक्ष्य था ही नहीं, सिर्फ एक बिखरा हुआ बेमायने सा चोरी का बहाना। उस वक्त का आलम यह था दोस्तों कि 1960s के बॉम्बे में खौफ इस कदर बैठ गया था कि लोग रातों को बाहर या खिड़कियां खोलकर सोने से लिटरली कांपने लगे थे। पूरा शहर एक डर के साए में जी रहा था। लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए घरों में लाठियां और डंडे रखने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट डर और गलतफहमी इतनी बढ़ गई थी कि रात को अगर कोई अनजान भिखारी या फकीर घूमता हुआ दिख जाता ना, तो लोग विजिलेंटेस बनकर उसे कातिल समझ लेते और उस पर हमला कर देते थे। एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक दबाव था पूरे शहर पर। अब इस खौफनाक सिलसिले को रोकना बहुत जरूरी था। मैनहंट को मैसिव लेवल पर तेज कर दिया गया। सीआईडी की कमान उस वक्त के बेहद काबिल ऑफिसर डीसीपी रामाकांत कुलकर्णी ने संभाली। इन्हें उस दौर का इंडिया का शर्लॉक होम्स भी कहा जाता था। उन्होंने 2000 पुलिस अफसरों को पूरे शहर को छान मारने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा ड्रिवन ऑपरेशन था, जहां हर एक डिटेल ट्रैक की जा रही थी। और इसी जबरदस्त चौकसी का नतीजा था कि एक रात सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो की नजर एक शक के घेरे वाले शख्स पर पड़ी, जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और वो गिरफ्तारी का पल एकदम नाटकीय था। सब इंस्पेक्टर फिहालो ने भिंडी बाजार में इस आम से दिखने वाले शख्स को रोका। उसकी बुश शर्ट और खाकी शॉर्ट्स पर खून के धब्बे थे और जूते कीचड़ से पूरी तरह सने हुए थे। पर उसके पास से जो सामान मिला वो और भी अजीब था। ध्यान से सुनिए। एक छता, थोड़ा सा लहसुन, चाय की पत्ती और कुछ ऐसे कागज जिन पर अजीबोगरीब मैथ्स के फिगर्स बने थे। जब उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड से चेक किए गए तो पुरानी चोरी के रिकॉर्ड से परफेक्टली मैच हो गए। वो सिंधी दलवाई था, वही आतंक का दूसरा नाम, रमन राघव। पकड़े जाने के बाद शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लेकिन रमन राघव ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। मतलब एक शब्द नहीं बोला। ये इंटेरोगेशन ऐसी थी जैसे किसी पत्थर की दीवार से बात करना। एक लंबा साइलेंट स्टैंड ऑफ चला, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर अचानक उसने एक अजीब और सिंपल सी मांग रखी। उसने फरमाइश की एक चिकन करी की डिश की। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही पुलिस ने उसे वो चिकन करी खिलाई, उसकी चुप्पी टूट गई। उसने बैठकर अपने सारे जुर्म, उन्हें करने का पूरा तरीका, सब कुछ विस्तार से उगल दिया। सच में उस दिन पुलिस के भी होश उड़ गए थे। अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें तो रमन राघव को एक विजनरी सीरियल किलर माना जाता है। देखिए, ऐसे कातिल आम मोटिव्स के लिए मारकाट नहीं करते। उन्हें एक्चुअली ये लगता है कि वो किसी कॉस्मिक अथॉरिटी या ऊपर वाले के आदेश पर काम कर रहे हैं। उनके दिमाग के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, जहां किसी की जान लेना उन्हें अपना एक सुप्रीम फर्ज लगता है। उसके केस में सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि उसका दिमाग भ्रम यानी डिल्यूजन से पूरी तरह भरा हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने ही एक कानून को मानता है, एक सुपरनैचुरल लॉ जो इस इंसानी कानून से ऊपर है। उसकी बातें सुनिए। उसका मानना था कि 3 अलग अलग सरकारें, अकबर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, ये तीनों उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। यही नहीं, उसके दिमाग में एक अजीब सा डर था कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस उसे एक औरत बना देंगे। इसलिए खुद को साबित करने के लिए वो बार बार दावा करता कि वो 101% मर्द है।
उसके हर एक कत्ल के पीछे ऐसे ही डीपली सिस्टमाइज्ड डिल्यूजन्स थे। अब यहां से मामला सिर्फ एक कातिल को पकड़ने का नहीं रह गया था, अब यह बन चुका था कानून और मेडिकल साइंस के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव। रमन राघव का यह केस हमारे जस्टिस सिस्टम के सामने एक अनप्रेसिडेंटेड चुनौती बनकर सामने आया। सवाल बड़ा बेसिक सा था, क्या आप एक ऐसे इंसान को सजा दे सकते हैं जिसका दिमाग इस हद तक पूरी तरह से बीमार हो? यह एक ऐसी पेचीदा गुत्थी थी जिसका जवाब कानून को ढूंढना था। कानून के इस टकराव को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। मेडिकल टर्म्स में देखें तो डॉक्टर्स ने उसे क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज पाया, यानी वो मानसिक रूप से सीवियर बीमार था। लेकिन हमारे कानून के सेक्शन 84 के मुताबिक लीगल इंसैनिटी डिफेंस तभी मिलता है जब दोषी को पता ही ना हो कि वो फिजिकली क्या कर रहा है। रमन राघव को पता था कि वो इंसानों को मार रहा है, उसे पता था कि यह देश के कानून के खिलाफ है, लेकिन अपने खुद के दिमाग में बनाए उस इमेजिनरी कानून की वजह से उसे लगता था कि वो सही काम कर रहा है। यही कॉन्फ्लिक्ट था सारा। तो आखिर में इस पूरी लीगल डिबेट का नतीजा क्या निकला? लंबी चर्चा और मेडिकल बोर्ड्स की इन डेप्थ रिपोर्ट्स के बाद जज ने यह निष्कर्ष निकाला कि देखिए, रमन राघव को यह पूरी तरह समझ थी कि इंसानी कानून की नजर में उसके काम गैर कानूनी है। उसमें यह बेसिक समझ बाकी थी और इसी एक कानूनी वजह से उसे पागलपन का टोटल डिफेंस नहीं मिल सका। नतीजतन 1969 में उसके इन बेरहम जुर्मों के लिए उसे शुरुआत में डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन रुकिए, कहानी का अंत यहां नहीं होता। मौत की सजा सुनाई जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी के करीब 18 साल डेथ रो के एक अकेले सेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारे। इस लंबे वक्त में उसकी मानसिक स्थिति आगे चलकर और भी ज्यादा बिगड़ गई। जब साइकियाट्रिस्ट ने फाइनल रिपोर्ट दी कि उसकी बीमारी अब लाइलाज है और वो इन कानूनी प्रक्रियाओं को समझने के काबिल ही नहीं बचा है, तो 1987 में हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। आखिरकार 1995 में पुणे के ससून हॉस्पिटल में किडनी फेलियर की वजह से 65 साल की उम्र में रमन राघव की मौत हो गई। 41 दोस्तों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन बेगुनाह बेबस लोगों की गिनती है जिनकी हत्या रमन राघव ने अपने कन्फेशन में कबूल की थी। सड़क पर सोते हुए वो अनजान लोग जिन्हें शायद मौत आने का एहसास तक नहीं हुआ। ये नंबर दिखाता है कि उस आतंक का असर बॉम्बे पर कितना दर्दनाक और गहरा था। और सबसे खौफनाक बात, ये सिर्फ वो संख्या है जो उसने ऑन रिकॉर्ड स्वीकार की। असलियत में कितने थे ये कोई नहीं जानता। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आखिर पागलपन कहां खत्म होता है और एक घिनौना सोच समझकर किया गया जुर्म कहां से शुरू होता है? रमन राघव का केस आज भी मनोविज्ञान और कानून के इतिहास में एक ऐसी पेचीदा पहेली छोड़ गया है जिसका एक सीधा सा जवाब ढूंढना आज के वक्त में भी आसान नहीं है। एक बार जरूर सोचिए इस बारे में।